यहाँ तो अफ़वाह ये भी फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, अब अमेरिका जो है 30 सो दिन का छूट 30 मिला दिन का है। छूट दे अरे माँगा किसने था जो उसने छूट दे दिया? जिसके ऊपर दिन-रात हज़ारों टन गोले बारूद बरस रहे हों, किसी के जीवन का गारंटी नहीं हो, लेकिन वो आज भी हथियार रखने को, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज हम सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी के साथ हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं। और चूंकि पलामू में एनएच को लेकर जिस तरीके से टोल वसूली को लेकर मामला गरमाया हुआ है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई वाहन मालिक हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और उन पर टोल का बोझ डाला जा रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि ये आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और अक्सर हम अन्य मुद्दों पर आपसे मुखातिब होते रहते हैं। लेकिन जब सड़क मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसे लेकर क्या प्रावधान है? और टोल की वसूली जब सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ हो, ये कितना जायज़ है या किस तरीके से ये गलत है? नमस्कार, धन्यवाद आपका। ये सही है, इस विषय पर मेरे पास भी अनेकों फ़ोन आते हैं, अनेकों व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, सैकड़ों लोग बात करते हैं और ये सही भी है। सही मायने में देखा जाए तो लोगों का मन में जो शंका है, जो संदेह है, बात है, वो होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसमें मुख्यतः 2-3 बातें हैं। ये बात सच है कि 7 तारीख से जो टोल वसूली शुरू हुआ, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। हमको भी इस बात की सूचना नहीं थी। ये सूचना थी कि मतलब 80% लगभग काम हो गया, तो टोल वसूली नहीं होने से चूँकि कोई भी आपको माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आम लोगों को, कि जो भी सड़क निर्माण परियोजनाएँ हैं, वो प्राइवेट फाइनेंसर उसके पैसे लगते हैं और उसी से सड़क निर्माण होता है। उसमें एक टाइम लिमिट होता है। तो जो पहले तो था कि जो प्राइवेट फाइनेंसर का पीपीपी मोड पर बनता था, वो अपने बनाता था, अपने मेंटेन करता था, अपने वसूली करता था, तो एक तरह से वो खरीद लेता था। लेकिन आज कुछ बदला सिस्टम नितिन जी के आने के बाद। नितिन जी ने कहा कि नहीं, आप अगर फाइनेंस करना चाहते हो हमारे प्रोजेक्ट में, तो आप प्रोजेक्ट अमाउंट आप जमा करो। ठीक है। एनएचएआई अपने टेंडर करेगी, अपने उसका निर्माण करेगी, फिर अपना टोल से वसूली करके आपको पैसा वापस करेगी। इसमें 7वां साल से पैसे की रिटर्निंग है। 6 साल एवरेज माना जाता है कि अगर परियोजना का शुरुआत हुआ तो 6 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो पूरा हो जाएगा। जाएगा। लेकिन अब कहा जा सकता है कि तो 6 साल में अगर इतना लंबा पीरियड में भी क्यों नहीं हो पाता है? जैसे अभी यहीं पर आ रहा है ना कि भाई बहुत सड़क परियोजनाएँ पूरी नहीं हुई हैं, आप वसूली शुरू कर दिए। तो क्यों नहीं हो पाती है? तो देखिए, राज्य सरकारों का काम है भूमि अधिग्रहण, भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है। अब अनापत्ति देना, रैयतों को उचित मुआवजा का दर निर्धारित करना, उसका पेमेंट करना, एनएचआई केवल जो ये रेट माँगते हैं वो उनको दे देती है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या रेट है, ये जो चाहे रेट लगाकर दे सकते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य इस राज्य का ये है कि राज्य सरकार अपने रैयतों से खुद नहीं न्याय कर पाती। अब यहाँ का सिचुएशन ये है कि बात सच है, लोग कहते हैं तो अनेकों जगह भाई अधूरा है तो कहेगा कि अधूरा है। लेकिन ये नियम है, इसीलिए नियम बनाया गया कि अगर 100% नहीं भी होता है, तो अगर 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अब अगर आप 40 किलोमीटर रोड बना दिए हैं, तो आप 40 किलोमीटर का वसूली करिए, आप 50 का मत करिए, 40 का करिए। उसी सिस्टम के आधार पर यहाँ भी 80% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है, 52 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 41 किलोमीटर सड़क बना दिया है। अब सड़क चल रहा है, काम कर रहा है। 9 किलोमीटर अभी लगभग बाकी है, 43 के लगभग बना है और 31 किलोमीटर का ही टोल ले रहा है। ये जो टोल जो ले रहा है, जो शुरू किया है, इसमें 31 किलोमीटर का ही टोल चार्ज है। ये 41 का नहीं है। तो ये डाल्टनगंज के पीछे वाला इलाका को नहीं जोड़ दे रहे हैं? नहीं, 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 कहाँ जहाँ से भी कहाँ तक है? जैसे संखा से भोगू, हुँ, टोटल है रोड। अब इसका 52 किलोमीटर आता है टोटल लेंथ। लेकिन जो डाल्टनगंज के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, संखा जो उधर का इलाका हो जा रहा है, क्योंकि डाल्टनगंज से भोगू की दूरी 14 किलोमीटर है और
अधिकतर वैसे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो डाल्टनगंज से जा रहे हैं, तो फिर तो उनके साथ अभी ज़्यादती हो रही है क्योंकि उनका नहीं, नहीं, रोड कंप्लीट नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, उनको शायद उनको जानकारी नहीं है। लोकल लोगों का हुँ, जो 5 किलोमीटर के रेडियस में है, हुँ, उनके लिए फ्री पास है। अच्छा। ये सिस्टम है, नियम है। हुँ, ये हम बना रहे हैं ऐसा नहीं है। हुँ, ये नियम हर टोल पर लागू होता है। तो आधार कार्ड दिखाना होता है या लोकल आधार आईडी? कार्ड दिखा करके अपने वार्ड कमिश्नर या मुखिया से सत्यापित करा करके जमा करना होता अच्छा, है। गाड़ी गाड़ी नंबर के साथ। नंबर के साथ। हुँ, वो गाड़ी का उसमें चढ़ जाएगा, हुँ, उनको फ्री हो जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन और है हुँ, कि 340 रुपया का मासिक पास मिलता है जो 20 किलोमीटर के रेडियस में है। हुँ, उस टोल के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आएँगे, हुँ, वो अपना आधार कार्ड, गाड़ी नंबर, पेपर दे करके अपना मुखिया से या जो भी उसके स्थानीय स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि। उनसे सत्यापित करके देंगे। उनको 340 रुपया पर महीने का उनको पास मिलेगा, हुँ, जो पर महीने वो जितना ट्रिप चाहे आ जा सकते हैं। हुँ, चाहे द मान लीजिए जो अपने रेडियस में चूँकि ये समस्या है। हुँ, दूसरा समस्या उसमें मूल आया है, जो हम लोगों ने बात भी किया है कि जो जैसे मान लीजिए डाल्टनगंज है, हुँ, तो जो बरवाडीह, छिपाद्वार, गारू, दुबिया कुटमू, खाड़ से जिनको राइट दुबिया-खाल लेना जो है। आना है, वो तो 3-4 किलोमीटर भी नहीं रोड पर चलेगा भाई, हुँ, तो उसको फिर कैसे होगा? हुँ, तो उसके लिए है यही जो हुँ, आपको मैं बता रहा हूँ, हुँ, कि उनके पास 2 विकल्प हैं। अगर उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में है, तब तो उनको फ्री पास मिलेगा। ठीक है। और अगर 5 से ज़्यादा दूर के रेडियस में है, हुँ, तो उनको 340 रुपए महीने का आएगा, हुँ, अगर ज़्यादा आते हैं तो। दूसरा, हुँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आम लोगों को जानना चाहिए, हुँ, ये समस्या केवल हमारे टोल पर है ऐसा नहीं है। मान लीजिए कहीं भी प्लेस आप तय कीजिएगा टोल का, हुँ, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे मोड़, कोई न कोई ऐसे चौराहे, हुँ, कोई हुँ, न हुँ, कोई ऐसे जगह आ जाएँगे, जो आपको फिर भी बाद में होगा। तो इसी के लिए अभी आदरणीय नितिन जी ने एक नया सिस्टम निकाला है, जो अभी फ्लोर पर आया नहीं है, अभी आएगा। जितना चलें उतना। हाँ, कि जितना किलोमीटर आप आइएगा, हुँ, उतना ही का आपको लगेगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो हमें लगता है कि बहुत महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर में ये ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा। तो ये बेहतर विकल्प है, हुँ, जो होगा भी। हुँ, तो ये समस्या आ रही है। और कुछ बातें जैसे कल परसों में लोग धरना प्रदर्शन भी किया था और हमारे बहुत से माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी किया था। तो उनको भी आपके माध्यम से आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये 3 मूलतः 3 ही समस्याएँ हैं। एक तो डाल्टनगंज शहर के वैसे लोग हुँ, जो बरवाडीह, छिपाद्वार रेगुलर आते-जाते हैं, उनका। तो उनके लिए भी मैं आपको बताया हुँ, कि वो 5 किलोमीटर के दायरे में आएँगे, तो अगर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर में आते हैं, तो उनको जो है फ्री पास मिलेगा। गाड़ी और आधार कार्ड और अपना सत्यापित करा के दे लेकिन दें। बरवाडीह छिपा दोहर वाले लोग तो 5 नहीं, किलोमीटर उनको के भी दायरे मिलेगा। में नहीं आएँगे नहीं, ना? नहीं, वो भी अगर रेगुलर तो वो आ भी तो नहीं रहे हैं, रेगुलर आते भी तो नहीं हैं, तो रेगुलर अगर नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी उपाय है। अगर उनके पास अपना गाड़ी है, अपना व्यवस्था से आते हैं, तो मेनली 340 तो का पास। 340 का मंथली पास ले लें, जितना हुँ, चाहे उतना आया जाए, हुँ, अगर ज़्यादा दूर हैं तो। हुँ, और वैसे भी देखिए बहुत सी चीज़ें मैनेज होकर चलती हैं। हुँ, जो भी टोल चलाता है, हमारा पदाधिकारी है, इतना थोड़े उसको नहीं पता है हुँ, हुँ, कि कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। हुँ, हुँ, तो उतना तो व्यवस्था करना पड़ता है, उतना होता भी है, लोग करते भी हैं। इसलिए अभी चूँकि नया है, तो थोड़ी समस्या हो रही है। हालाँकि इस बात का मैं भी समर्थक नहीं हूँ कि जब तक रोड पूरी तरह कंप्लीट न हो जाए, तब तक टोल का वसूली किया जाना, इस नीति का मैं भी विरोधी हूँ। सिद्धांतः मैं भी विरोधी हूँ, मैं भी नहीं चाहता, नहीं इसको स्वीकार करता, ना हमारे मंत्री जी करते हैं। लेकिन कोई भी फाइनेंसर को आपको ये तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना, कि भई आखिर कितना दिन तक। मान लीजिए आप रोड अगर 50 किलोमीटर बना के 2 किलोमीटर अगर किसी न किसी मामला में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गया, और 2 किलोमीटर फँसा हुआ है, और बरसों-बरसों तक पड़ा रहेगा, तो उसका पैसा वसूली कब होगा भई? इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस पर बहुत से तथ्यों पर गौर करना पड़ता है। जो किया जाना चाहिए। और हमारे मंत्रालय के बॉस जो हमारे नितिन जी हैं,
वो आम जनता के लिए काफी सोचते हैं। वो पहला मंत्री है भाई हम्म, जो बार-बार ही कहते हैं कि भाई रैयतों का जमीन जाता है, उसको मुआवजा देने में किसी को क्या दिक्कत है? आप रेट तो तय करो, उसको तो पूरा मिले। इस पर राज्य सरकार नहीं तय करती। आप आश्चर्य करोगे कि फॉरेस्ट का जो जमीन जाता है, उसका वो जमीन भी लेता है, अब पैसा भी लेता है। जिस जंगल में एक पेड़ नहीं है, उसमें उसका झंगुरी गिन-गिन करके अब लाखों रुपए वसूल करता है। अभी मैं गया था जसीडीह में, तो वहां पर जब मैं देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। पूरा का पूरा पठार है, एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन 60 लाख रुपया लिया है फॉरेस्ट विभाग। 60 लाख रुपया लिया है 3 किलोमीटर का। अब आप कल्पना कीजिए, और वही जबकि उनके पास कुछ नहीं है, वो 60 लाख रुपया लेकर के फिर पौधा के नाम पर खेल करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितना लाख एकड़ में ये लोग पौधा लगाती है, वो कहाँ है नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, लेकिन लिया है। और यहाँ में हम लोग का जो लातेहार जिला में जो आता है, अभी पूरा रिकॉर्ड आने दीजिए, मैं आपको एक से एक आश्चर्यजनक इन लोगों का खेल बताऊंगा। अच्छा, एक सवाल और हम पूछेंगे जो पलामू से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों पेट्रोल को लेकर अचानक से एक अफवाह न जाने कहाँ से आया और लोगों की भीड़ लग गई। आधी रात को लोग पेट्रोल लेते दिखे। ये अफवाह फैलाया गया कि युद्ध की स्थिति बनी है, तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। हालाँकि प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से किसी भी तरीके की ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन बावजूद जो एहतियातन प्रशासन को भी कदम उठाना चाहिए था। जिस तरीके से गढ़वा में एसडीएम ने जाकर पेट्रोल पंप वालों को और लोगों को भी जागरूक किया और पेट्रोल पंप को भी ये खुले तौर पर कहा गया कि अगर आप ब्लैक करते हैं, अगर आप ऊँचे कीमत पर बेचते हैं, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। डाल्टनगंज में, पलामू जिले में ऐसा देखने को मिला कि 2 दिनों तक पेट्रोल की कालाबाज़ारी भी हुई खुले तौर पर। इसको कैसे देख रहे हैं और युद्ध को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई? देखिए, ये जो सिचुएशन है, खासकर भारत में, तो भारत सरकार ने भी कहा है कि भारत सरकार कोई पाकिस्तान नहीं है। यहाँ 28 दिन का तो रिजर्व ऑलरेडी है, एक दिन भी तेल नहीं आए तो 28 दिन तक पूरे देश का जो खपत है उतना तेल तो ऑलरेडी स्टोर है। उसके बाद 92 कंटेनर तेल के रास्ते में थे जब युद्ध शुरू हुआ था। तो यहाँ तो अफवाह ये भी फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, अब अमेरिका जो है 30 दिन का छूट 30 मिला दिन का है। छूट मांगा किसने था जो उसने छूट दे दिया। और इनसे कोई पूछे कि सोवियत संघ से, रूस से तेल लेना बंद कब किया था भारत, जो आज वो छूट दे रहे हैं हमको। हाँ, युद्ध में एक खतरा होता है कि दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। मान लीजिए आप ही के कंटेनर पर अगर एक बम आकर गिर गया तो क्षति होगी बहुत बड़ी। इस डर से लोग लेकर नहीं आते हैं, तो उसको एस्कॉर्ट करके लाया जा रहा है। भारत का ये दुनिया का पहला देश है जिसका न ईरान रोक रहा है, न अमेरिका रोक रहा है, न इजराइल रोक रहा है। इसका कंटेनर पार हो रहा है। अब रही बात की जो अफरा तफरी मचती है, तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आपदा में अवसर ढूंढने वालों की बड़ी विशाल संख्या है। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि तेल में रियल में स्कार्सिटी हो जाए, तो कोई स्टोर करके कितना दिन का रख लेगा? 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन का भी संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि फ्लेमेबल है, ज्वलनशील चीज है। आप बहुत ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते। बहुत कीजिएगा 2 ड्राम, 4 ड्राम, 5 ड्राम कीजिएगा, बहुत कमा लीजिएगा, 10,000, 20,000 कमा लीजिएगा, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अफरा तफरी जरूर मच जाएगा। और ये तो कुछ नहीं है भाई, 94-95 का हमको याद है, जब पेट्रोल जिस समय, उस समय भी ईरान इराक का युद्ध चला था, तो महीनों महीनों विवाह के लगन में जब नहीं हुआ था, इसी में तत्कालीन एसडीओ लक्ष्मीकांत से हमारा मारपीट हो गया था। वो अपने यहाँ से बेच रहा था, अपना एसडीओ कैंपस से ड्राम से परमिट दे दे के 10 लीटर 5 लीटर। तो ये जो यहाँ सिचुएशन बनी है, इसमें 2 बात तो जरूर है। पेट्रोल पंप वाले आके ड्राम वाले को तेल देते क्यों है? ड्राम में तेल तो देना नहीं है, अगर गाड़ियों का लाइन लगा है तो देते क्यों है? यानी ये भी जानबूझकर क्रिएट करते हैं ताकि कुछ 2-4 दिन अफरा तफरी चले, तो 2-4 टैंकर में जो 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख रुपया कमा लें। तो इस देश का ही दुर्भाग्य है। अगर आज भी मैं ईरान का खामनेई का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ईरानियन का मेंटलिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं।
आप सोचो कि जिसके ऊपर दिन रात हजारों टन गोले बारूद बरस रहे हो, किसी के जीवन का गारंटी नहीं हो, लेकिन आज भी हथियार रखने को, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि अमेरिका और इजराइल से सामना कर ले? नहीं है। लेकिन आत्मबल है, विल पावर है। और ये भी कहना सही है कि ट्रंप को आखिर युद्ध करने की नौबत क्यों आई? कुछ नहीं है इसमें, सिवा तेल के। ये खेल सिर्फ तेल का खेल है। अमेरिका के पास पर्याप्त भंडार है। अभी वेनेजुएला पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब वो इलो को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद रेट बढ़ेगा, वो अपना तेल बेचेगा। सीधा सीधा खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन इसी का दूसरा पक्ष है जो भारत के भविष्य के लिए काफी हम सुखद सकारात्मक मान सकते हैं। आज से 10 साल पहले जब माननीय गडकरी साहब रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री बने, तो शुरू से उन्होंने डीजल पेट्रोल का ऑल्टरनेट के लिए इथेनॉल, एक अलग बात है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बैटरी गाड़ी, हाइड्रोजन, हाइलोजन, नाइट्रोजन, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना, ये सारे सिस्टम पर आज कई एक वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार ही नहीं कर रहे थे, उसको मार्केट में लाए। आज लोगों को केवल 2 राज्य, अभी केवल 2 जगह से लड़ाई हुई है, केवल गल्फ में। तब ये इनकी स्थिति है। मान लीजिए पेट्रोल डीजल नहीं है मिले साल 2 साल, तो कौन भूखे मर जाएगा? क्या आपदा आ जाएगा? लेकिन अनाज अगर आलू 50 रुपया किलो हो जाए तो इस देश में हाहाकार मच जाएगा भाई। अब पेट्रोल के लिए बात इन लोगों को चिंता, अगर 300 रुपए लीटर मिले तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अनाज नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, तो क्या होगा? आज गल्फ वार से 2 बातें भारत के नागरिकों को गर्व करना चाहिए। बात आई कि अगर पानी का फ्यूलिंग सेंटर पर अगर ईरान अटैक कर दिया तो, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनके पास पीने का पानी ही नहीं है। और जो उसको परफ्यूर करके, सफाई करके, प्यूरिफाइंग करके जो करते हैं स्टोरेज, अगर उसी पर अगर ब्लास्ट कर दिया, अब किया भी 1-2 जगह कर भी दिया, तो ये तो पूरे के पूरे गल्फ मर जाएंगे। क्या होगा? ये सौभाग्य नहीं है भारत को, ये किसी सरकार का कृपा पर है कि जहां कोड़ दीजिए, जहां ड्रिल कर दीजिए, वहीं पर जो आपको पीने लायक पानी है। तो भारत अगर बचा हुआ है, भारत अगर बचेगा, तो भारत अपने सांस्कृतिक, अपने पौराणिक, अपने जो सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बल पर है, किसी सरकार के बल पर नहीं है। सरकारें तो केवल नीतियां बनाती हैं, और आज सारी नीतियां जो है तेल पर निर्भर हो गई, गोल्ड पर निर्भर हो गई। कोई गोल्ड खा कर जिएगा? तो भारत के लिए ये सारी स्थितियां, मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए काफी सुखद हैं और इसके बहुत बेहतर फलाफल निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने सुना, काफी तर्कपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें ये करते हैं, और इसीलिए हम इनसे लगातार बातचीत करते हैं, ताकि अपने पलामू के दर्शकों को जो वैश्विक स्तर पर या फिर जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पन्न होते हैं विवाद, उसका असल रीजन और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके पीछे की क्या सोच होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल सके। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।